हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं जिबेरेलिन के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा है जिबेरेलिन का नाम। तो जिबेरेलिन का नाम इसलिए पड़ा है कि एक फंगस होता है, एक कवक होता है, ठीक है। और उस फंगस, उस कवक का नाम होता है जिबेरेला फ्यूजिकोराई। फ्यूजिकोराई, जिबेरेला फ्यूजिकोराई। इसके अंदर इसको खोजा गया था, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, जिबेरेलिन पड़ गया है। अब ऐसा क्या था इसमें कि इसमें से निकाला गया इनको। तो ये क्या करता है, जो धान होते हैं यानी जो राइस होते हैं, चावल होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर ये रोग उत्पन्न करता है। और रोग उत्पन्न करके क्या करता है, उनमें जो पौधे हैं ये कैसे हो जाते हैं, ये बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं इस तरह, ठीक है। और उनमें क्या होता है, पुष्पन नहीं होता, उनमें जो फ्लावरिंग की प्रोसेस है, ठीक है, यानी पुष्प नहीं लगेंगे, फूल नहीं लगेंगे, पुष्पन उसके अंदर नहीं होता है। और उसको कहा जाता है बेकेने, बेकेने रोग या बेकेने डिजीज, ये नाम है उसका, ठीक है। और इसको दूसरा नाम बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर क्या है, फूल नहीं लगते, पौधा बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तना है ये पतला होता है, तो इसको एक और नाम बोला जाता है, इसको कहते हैं फुलिस सीडलिंग। फुलिस सीडलिंग इसको कहते हैं, ये नाम हो गया इसका, जिसको हिंदी में हम कहेंगे बेवकूफ नवोद्भिद। यानी जो नया पादप लगता है बीज से, उसके अंदर क्या है, बेवकूफ टाइप का लग रहा है, यानी उसके अंदर फ्लावरिंग नहीं होगी, पतला तना है, लंबा तना है। तो ये किसकी वजह से है, जिब्बेरेला नामक एक कवक की वजह से। सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है होरी, उन्होंने इसके बारे में बताया था कि कोई इस तरह का फंगस होता है, उसकी वजह से ऐसा होता है, लेकिन उन्होंने इसको डिस्कवर नहीं किया था, उनकी खोज नहीं की थी। उनके बाद में एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था कुरो सोवा, कुरोसोवा। तो कुरोसोवा ने क्या किया कि कहा कि अगर इस फंगस से जो हमें लिक्विड मिलता है, जैसे मान लो इस फंगस को हमने क्या किया, पानी में घोल दिया, लिक्विड बना लिया, और अगर उसको हम पौधे पे डाल देते हैं तो पौधे इन्फेक्ट हो जाएंगे, संक्रमित हो जाते हैं, और उनमें ये बेवकूफ नवोद्भिद रोग उत्पन्न हो जाता है, ऐसा कहा था। लेकिन सेपरेट इन्होंने भी नहीं किया, इनको भी पता नहीं था कि वो कौन सा है, यानी जिबेरेलिन है। उसके बाद में साइंटिस्ट आए, एक का नाम है याबूता और दूसरा है हायाशी, याबूता और हायासी। फिर इन्होंने क्या किया, उन्होंने सेपरेट किया इनको, किन में से कवक में से इनको सेपरेट किया, आइसोलेट किया, इनको बाहर निकाला और उनको नाम दे दिया गया जिब्बेरेलिन। जिब्बेरेलिन उनको नाम दे दिया गया। कंप्लीट है। उसके बाद में नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है ब्रायन, और उसके जो हेल्पर्स थे, ठीक है, इन्होंने फिर इनको नाम दे दिया था जिब्बेरेलिक एसिड। जिब्बेरेलिक एसिड। अब हम बात करते हैं, देखो हमने स्टडी किया था कि पहले ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा था, उसकी जितनी भी डिटेल थी, उसकी डिस्कवरी, वो सब हमने पढ़ ली थी। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, उसके टाइप्स पढ़े थे। 2 टाइप्स के मिले थे हमें, एक मिला था कैसा, नेचुरल प्राकृतिक, और दूसरा संश्लेषित सिंथेटिक टाइप का मिला था ऑक्सीजन हमें। तो वैसे इनमें कोई नेचुरल और इस टाइप के नहीं होते, इनके अलग अलग टाइप होते हैं जिनको कहते हैं जिब्बेरेलिक अम्ल, और ऐसे कई सारे खोजे जा चुके हैं जिनको हम कहते हैं, जैसे GA फर्स्ट, यानी जिबेरेलिक अम्ल फर्स्ट बन गया, ऐसे हो जाएगा GA सेकंड, GA थर्ड, ऐसे चलते चलते ऐसे कई खोजे जा चुके हैं, जैसे हो जाएंगे GA 100, यानी 100 से ज्यादा खोजे जा चुके हैं। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा काम आने वाला वो कौन सा है, वो होता है GA3, ठीक है। तो GA3 होता है, ये सबसे ज्यादा काम आने वाला जिबेरेलिक एसिड होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है कि इसमें कार्बन होते हैं ये 19 होते हैं, H है ये 22 होते हैं, ऑक्सीजन होता है 6 होता है। अब हम इसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में जानते हैं। ओके, तो अब हम इसकी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानते हैं। तो जो जिबेरेलिन होते हैं ना, अगर हम इसकी केमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये एक तरह के टर्पिन्स होते हैं, ठीक है, टर्पिन्स। अब क्वेश्चन बन गया सर टर्पिन्स क्या होते हैं। तो टर्पिन्स एक प्रकार के हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, यानी जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले पदार्थ है,
हाइड्रोकार्बन है, एक प्रकार के ये जैसे ऑयल्स होते हैं ना उसके जैसे यही होते हैं। हाइड्रोकार्बन होते हैं ये केवल पादपों में बनते हैं। और हाइड्रोकार्बन में भी कौन से होते हैं, ये अनसेचुरेटेड होते हैं, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं ये। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये। ठीक है, और ये किस में बनते हैं, प्लांट्स में बनते हैं। अब इनका नॉर्मल फॉर्मूला जैसे इस तरह होता है, C5 होता है, H8 होता है और N का मतलब यहाँ नंबर ऑफ कार्बन है। लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे इंपॉर्टेंट है जिबेरेलिन। तो ये जिबेरेलिन किन से बनते हैं, टर्पिन से बनते हैं। अब जो टर्पिन जो जिबेरेलिन होती है इसमें एक रिंग पाई जाती है, एक वल्ले पाई जाती है। ठीक है, और उस वल्ले को हम कहते हैं गिब्बेन वल्ले, गिब्बेन रिंग। ठीक है, अब ये गिब्बेन रिंग कैसे बनती है, जैसे हमने पढ़ा था ना इंडोल वल्ले किसमें होती है, इंडोल वल्ले हमने देखो इंडोल वल्ले इस तरह पढ़ा था। ठीक है, मैं अभी रफ सा बना देता हूँ केवल उसका ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है, वैसे इसके अंदर भी होती है जिसका नाम होता है गिब्बेन रिंग। अब गिब्बेन रिंग में क्या होता है, जैसे इसके अंदर है हमारे पास दो, हमें बेंजीन रिंग बनानी है 6 कार्बन की, और ये फिर आपस में इस तरह जुड़ी हुई रहती है। कंप्लीट है, ये आपस में ऐसे जुड़ी हुई रहती है, फिर ये भी आपस में ऐसे जुड़ी हुई रहती है यहाँ से। कंप्लीट है, ये तो होगी इनकी गिब्बेन रिंग। अब इनके साथ में हमें कार्बन और जो है हाइड्रोक्साइड ये जोड़ना है, यहाँ पर होता है OH और एक यहाँ पर भी जुड़ेगा OH। कंप्लीट है, और यहाँ पर जुड़ता है डबल बॉन्ड CH2। कंप्लीट है, यहाँ जुड़ता है COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ जुड़ा होता है एक ऑक्सीजन, और ये जुड़ा हुआ रहता है एक CO के साथ में, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के साथ में, और फिर ये दोनों के दोनों यहाँ पर मिलकर जुड़ते हैं CH3 के साथ में। तो इस प्रकार एक स्ट्रक्चर बनती है। ये किसकी होती है, ये होती है जिबेरेलिन की। जो पहले मैंने रिंग बनाई थी वो तो थी गिब्बेन रिंग, अब ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गई। अब जिबेरेलिन में सबसे ज्यादा काम आने वाला कौन सा है, G3 का मैंने आपको GA3 इसका मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, H19 होता है, और जो हाइड्रोजन है ये 22 है, ऑक्सीजन होते हैं 6 होते हैं। तो ये हो गए हमारे पास जिबेरेलिन की स्ट्रक्चर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जिबेरेलिन क्या काम करता है, यानी इनके फंक्शंस क्या होते हैं। ओके, तो अब हम जिबेरेलिन है उसका जो फंक्शन होते हैं, उनके जो कार्य होते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो देखिए जिबेरेलिन है, सबसे पहला इसका जो कार्य है, इसका काम आता है बोल्टीकरण के अंदर। बाल्टीकरण नहीं है, बोल्टीकरण है, ध्यान रखना है। ठीक है, बोल्टिंग जिसको हम कहते हैं। अब क्वेश्चन बन गया सर बोल्टिंग क्या चीज है, तो देखिए बोल्टिंग कहते हैं कि हमारे पास एक जैसे स्टेम है, एक तना है, तने में हमने पढ़ा है कि इंटरनोड्स होते हैं और नोड्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये पार्ट तो है नोड, और ये हमारे पास क्या है, इनको हम कहते हैं इंटर नोड, यानी इनको हम कहते हैं पर्वय, और इनके बीच में ये जो भाग होगा इसका नाम होता है पर्वय संधि, पर्वय और पर्वय संधि। अब अगर तने के ऊपर हमने क्या कर दिया, जिबेरेलिन डाल दिया है, तो जिबेरेलिन डालने से क्या हो जाते हैं, तना है उनके जो पर्वय होते हैं ये काफी लंबे हो जाते हैं, यानी पर्वय की जो लंबाई होती है, जो इंटरनोड्स होते हैं उनकी लेंथ है ये ज्यादा हो जाती है, और इनके अंदर जो है ना जो ब्रांचेज होती है या इनके ऊपर जो फूल है ये कम लगेंगे। जैसे हमने पढ़ा भी था ना कि बेवकूफ नवोद्भिद क्यों करे थे, लंबा तना था और फूल कम लग रहे थे, पुष्पन कम था। तो इसमें भी पुष्प यानी फूल कम लगेंगे लेकिन तना लंबा हो जाएगा। तो जो पत्तियां वगैरह का यानी हम बोल देंगे पर्ण रहित जो लंबा तना होता है, लंबा पर्वय होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं बोल्ट और बोल्ट बनाने की जो प्रोसेस है उसका नाम हो जाता है बोल्टिंग या बोल्टीकरण। कंप्लीट है। ओके, दूसरा इससे हम क्या कर सकते हैं, रोजेट जो प्रभाव है उसको नष्ट कर सकते हैं, यानी जो पादप है वो ड्वार्फ होता है, ड्वार्फिज्म होता है पादप में, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, पौधे को लंबा कर सकते हैं। पौधे पे डाल देंगे, पौधा बोना है तो उसको कम करके हम उसको लंबा कर सकते हैं। कंप्लीट है। ओके, नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कि ये क्या है, जो होता है हमारे पास पुष्प होता है, यानी पुष्पन की प्रक्रिया, फ्लावरिंग जो होती है, ठीक है, उसमें भी ये हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, इसको हम जो एक प्रक्रिया होती है जिसको हम कहते हैं शीत उपचार या इसको कहा जाता है बसंतीकरण, शीत उपचार या बसंतीकरण, या इसको कहते हैं हम
वर्नेलाइजेशन। अब वर्नेलाइजेशन क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी पौधे उगा रहे हैं तो उनसे जो बीज मिलेंगे ना, तो बीज को एक बार कम टेम्परेचर पर रखना जरूरी होता है, ताकि उसमें जब भी हम उसको उगाएं तो उनसे फ्रूट जो फल है वो बनने से पहले पुष्प अच्छे लगे, क्योंकि पुष्प ज़्यादा लगेंगे तो पुष्प फिर क्या करेंगे, फल बनाएंगे। तो अगर हम उसका शीत उपचार नहीं करें, यानी उनकी बसंतीकरण नहीं करें, कम टेम्परेचर पर उसको नहीं रखेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, उसके अंदर बीज उग तो जाएगा, बड़ा भी हो जाएगा उससे पौधा, लेकिन पौधे पर पुष्प नहीं आएंगे, यानी पुष्प बहुत कम लगेंगे या आएंगे ही नहीं। अब प्राकृतिक रूप से हो जाता है, कैसे हो जाएगा, जैसे मान लो कि हम बाजरा उगा रहे हैं, बाजरा हमें गर्मियों में उगाया था, अब बाजरे की कटाई हो चुकी है, अब बाजरे को हमने बोरिया भर के रख ली है, तो जैसे सर्दियां आएगी तो सर्दियों में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर अपने आप डाउन हो जाएगा, तो बाजरे का शीत उपचार हो गया, यानी बसंतीकरण हो गया, वर्नेलाइजेशन हो गया। अब उसको हम क्या कर देते हैं, जैसे ही गर्मी आएगी हम उसको उगाते हैं तो उग जाएंगे और उनमें पुष्प भी लगेंगे। कंप्लीट है। अब क्वेश्चन बन गया सर बाजरे में पुष्प, हाँ पुष्प होते हैं, क्योंकि ये कौन से पादप होते हैं, आवर्तबीजी है, अनावर्तबीजी नहीं है। कंप्लीट है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, पुष्पन को अगर हम क्या करें, उनके ऊपर क्या डाल दें, जो जिबेरेलिन डाल देते हैं, तो बीजों को शीत उपचार करने की आवश्यकता नहीं है, वो डायरेक्ट ही क्या कर सकते हैं कि इनमें फूल लगना स्टार्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है, उसका नाम होता है ब्रेकिंग ऑफ डोरमिनेंसी, ब्रेकिंग और डोरमेंसी। अब इसको हम कह सकते हैं डोरमेंसी को ब्रेक करना, यानी हम बोल देंगे इसको प्रसुप्ता निवारण या प्रसुप्ता को तोड़ना। इसका मतलब क्या है, हमने देखिए पढ़ा था ऑक्सीन में, अगर बीजों पर हम क्या करें, ऑक्सीन का छिड़काव कर देते हैं तो बीजांकुरण जल्दी नहीं होगा और वो लंबे टाइम तक रह सकते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, ये है ना जो बीज होता है, बीज में जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, एंजाइम होते हैं, एंजाइम के फॉर्मेशन को बढ़ा देते हैं। कौन बढ़ा देगा, जिबेरेलिन बढ़ा देगा, एंजाइम जल्दी बन जाएंगे। एंजाइम बनेंगे तो क्या है, उपापचय क्रियाएं ज्यादा होगी, यानी शोषण की प्रक्रिया, उनमें क्रेब्स चक्कर चलेगा, एटीएस चलेगा, सब प्रक्रिया ज्यादा होगी, ज्यादा एनर्जी मिलेगी। तो ये जो बीज है वो जल्दी ही क्या करना स्टार्ट कर देंगे, अंकुरित होना लग जाएंगे, इनसे जड़ें और जो पत्तियां हैं वो निकलना शुरू हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, बीजांकुरण में भी सहायता करता है, यानी फिफ्थ हमारे पास क्या हो जाएगा, बीजांकुरण जो होता है ये उसमें सहायता करता है, जिसे हम कहते हैं सीड जर्मिनेशन। तो ये सीड जर्मिनेशन में हेल्प करेगा। यानी जैसे मान लो आपको कोई पौधा उगाना है, फॉर एग्जांपल जैसे गेहूं अगर उगाते हैं तो हम क्या करेंगे, आज मान लो गेहूं डाल दिया आपने मिट्टी में, एक दिन के बाद में उसमें जड़ें निकल जाएगी और पत्तियां निकलना शुरू हो जाती है। लेकिन आपने खजूर उगाना है तो खजूर का अगर बीज आज डाला है तो एक महीने के बाद में उनमें कोई पत्तियां और जड़ें निकलना शुरू होती है। तो बीजों अगर हम क्या करें, खजूर के जो पौधे होते हैं, सॉरी बीज होते हैं, अगर उनमें हम क्या कर दें, जिबेरेलिन डाल देते हैं तो जल्दी ही अंकुरित हो जाएंगे। तो अंकुरण को ये तोड़ने का कार्य करता है। कंप्लीट है। इनके अलावा ये क्या करता है, ये जो फल है, फल को पकने से रोकता है, ठीक है, यानी जो फल को पकने वाले एंजाइम है उनको ये बनने नहीं देगा, उनको रोकेगा, यानी हम उसको बोल देते हैं डिलेड राइपेनिंग। यानी फल है, जो फ्रूट है उनको राइप नहीं होने देगा, उनको पकने नहीं देगा जल्दी ही। ये क्या कर देगा, जो पकने के लिए एंजाइम चाहिए होते हैं उन एंजाइम को ही नहीं बनने देता है, ये उनके बनने को कम कर देगा। इससे क्या होगा, जो फ्रूट है वो जल्दी नहीं पकेंगे। कंप्लीट है। वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं साइटोकाइनिन के बारे में, जो एक प्लांट हार्मोन है। तो सबसे पहले तो वही, इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा है, तो देखिए इसके नाम में हम टुकड़े करते हैं तो हमें दो शब्द मिलते हैं, एक होता है साइटो, ठीक है, साइटो, और दूसरा वर्ड इसके अंदर हमें मिला है काइनिन। और साइटो का मतलब क्या होता है, साइटो का मतलब होता है सेल, कोशिका। जहां पर भी आपको साइटो वर्ड मिलता है उसका मतलब होता है कोशिका या सेल। जैसे आपने पढ़ा होगा इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रो मतलब लाल, साइट यानी कोशिका, लाल साइट को क्या कहते हैं, लाल जो सेल होती है, कोशिका होती है, उसको हम कहते हैं आरबीसी। कंप्लीट है। इसी तरह साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। साइटो का मतलब हो गया कोशिका। और काइनिन, काइनिन का मतलब होता है विभाजन, डिवीजन, ठीक है, डिवीजन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन को, यानी कोशिका विभाजन को बढ़ाने वाला जो हार्मोन है उसका नाम क्या होता है, साइटोकाइनिन होता है। अब डिवीजन आपने कहा, काइनिन नाम कहाँ सुना है, आप कोशिका विभाजन पढ़ते हो वहां पर आता है साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस बोलकर,
ठीक है, तो कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं ना, तो ये काइनेसिस, काइनिन मतलब काइनेसिस से बना है। अब यहाँ पर हम स्टडी करते हैं कि सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है हेबरलैंड। हेबरलैंड, इन्होंने क्या कहा था कि जो फ्लोएम होता है, ठीक है, फ्लोएम को इंग्लिश में भी फ्लोएम ही कहते हैं हम, तो फ्लोएम के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, कोशिका विभाजन जो होता है यानी सेल डिवीजन है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। किसने कहा था? हेबरलैंड ने कहा कि फ्लोएम के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कोशिका विभाजन को बढ़ाने का काम करते हैं और ये उसमें घुली हुई अवस्था में होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। कंप्लीट है। उसके बाद में नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, ठीक है, जिनका नाम था वेन ओवरबीक, ठीक है, वेन ओवरबीक। इन्होंने क्या कहा था कि जो नारियल का पानी है, कोकोनट वाटर है, नारियल का पानी, तो उसके अंदर कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ जिनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस होते हैं, और इनका काम क्या होता है, ये कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन को इंक्रीज करते हैं। ठीक, इतना ही कहा था और उनको पृथक नहीं किया था, अलग नहीं किया था। उनके बाद में दो साइंटिस्ट आए जिनका नाम है स्कूग और दूसरे इनके साथी है मिलर। स्कूग और मिलर ने क्या किया, जो यीस्ट होती है, और कई किताबों में आता है यीस्ट की जगह पर टोबैको, ठीक है, टोबैको, उसमें कई किताबों में आपका जो आरबीएससी है उनके अंदर यीस्ट दिया हुआ है और कई किताबों में इसका जगह पर टोबैको नाम है। यीस्ट या टोबैको से उन्होंने क्या किया, जो ये है कोशिका विभाजन को प्रेरित करने के लिए जो पदार्थ काम आ रहा है ना उसको अलग कर दिया और उनको एक नाम दे दिया काइनेटिन। अब काइनेटिन नाम इनको क्यों दिया है, तो देखें ये कोशिका विभाजन को प्रेरित कर रहे हैं ना, और विभाजन को क्या कहते हैं हम, काइनिन, तो उसी से नाम बन गया काइनेटिन, नाम दे दिया। उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है लेंथम और उनके साथ में ये मिलर, दोनों ने मिलकर दोबारा क्या किया, अध्ययन किया किसके ऊपर, जो मक्का होता है, मेज जो प्लांट है, ठीक है, मेज जो है उस पर, और उनसे भी इनको साइटोकाइन इनको अलग किया, पृथक किया, उनको सेपरेट कर लिया और उनको नाम दे दिया जियाटिन। सेपरेट का मतलब क्या हो गया, उनको से पृथक कर रहे हैं, अलग निकाल लेते हैं उनको, ठीक है, उनका नाम दे दिया जियाटिन। तो दो टाइप के हमारे पास साइटोकाइनिन मिल चुके हैं जिनका नाम होता है, एक का नाम है काइनेटिन और दूसरे का नाम जियाटिन। और जो साइटोकाइनिन नाम दिया था ये खुद लेंथम के द्वारा ही दिया गया, लेंथम नाम है ये, ठीक है, तो उनके द्वारा ही दिया गया। तो ये हो गए हमारे पास साइटोकाइनिन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि साइटोकाइनिन है उसकी जो इस प्रकार होते हैं ये कितने हैं, तो अभी तक इनके कई प्रकार के खोजे जा चुके हैं, लगभग 18 प्रकार के जो साइटोकाइनिन है ये अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो टाइप के हैं, एक तो होता है जियाटिन और दूसरा होता है काइनेटिन, जियाटिन एंड काइनेटिन। प्राकृतिक रूप से सबसे पहले खोजा गया था, ठीक है, उसका नाम है जियाटिन, नेचुरली सबसे पहले डिस्कवर किया था वो है जियाटिन। ओके, तो अब हम साइटोकाइनिन है उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये कैसे बना होता है। तो जो साइटोकाइनिन की जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो ये बना होता है अमीनो प्यूरिन का, अमीनो प्यूरिन, इंग्लिश में भी यही कहेंगे, अमाइनो प्यूरिन। ठीक है, अब ये अमाइनो प्यूरिन होता क्या है, आपने डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, ठीक है, तो डीएनए की स्ट्रक्चर से मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। हमने पढ़ा है दो टाइप के नाइट्रोजन क्षार होते हैं, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरिमिडिन। आपको कमेंट करके आंसर में देना है कि प्यूरिन कौन कौन से नाइट्रोजन क्षार होते हैं और पायरिमिडिन कौन कौन से नाइट्रोजन क्षार होते हैं, कमेंट करके आप उसका आंसर जरूर दें। अब देखो प्यूरिन की जब संरचना देखते हैं तो उसकी संरचना में हमें इस तरह दिखता है कि नाइट्रोजन है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, यहाँ पर एक कार्बन है हमारे पास, पहले तो इसको थोड़ा नीचे बना देते हैं, कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर कार्बन है, फिर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन, फिर कार्बन, ये जुड़ा हुआ है एक नाइट्रोजन से, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, ये किसकी होती है, प्यूरिन की होती है, और जो डीएनए के अंदर काम आते हैं। ठीक है, और फिर इसमें क्या जुड़ा होता है, अमीनो, तो अमाइनो ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है, यानी NH2 यहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होती है किसकी, साइटोकाइनिन की। अब साइटोकाइनिन का एक एग्जांपल हमने पढ़ा है जिसका नाम है काइनेटिन, काइनेटिन।
तो काइनेटीन की जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें होता है एक फरफ्यूरल, ठीक है, या फरफ्यूरिल इस तरह नाम होता है, ये रिंग होती है। अब वो रिंग कैसे होती है? उस रिंग में इस तरह होता है, हमारे पास कार्बन है, हमारे पास इस तरह 1 2 3 और एक 4 कार्बन, ये ऑक्सीजन से जुड़े हुए रहते हैं, और यहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है CH3 मेथिल ग्रुप। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, और ये आपस में इस तरह जुड़ जाते हैं। कंप्लीट है। तो ऐसी जो स्ट्रक्चर बनेगी उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है काइनेटीन, और इसका सही नाम हो जाएगा 6 परफ्यूरल अमीनोप्यूरिन। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो गया? 6 परफ्यूरल अमीनोप्यूरिन। इसमें ये प्यूरिन है, ये अमीनो है, और ये परफ्यूरल है। तो 6 परफ्यूरल अमीनोप्यूरिन। अब आप इसको बैलेंस करना चाहें तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, बैलेंस, ठीक है। अब इनके आप हाइड्रोजन साथ में जोड़ते जाएं जितने भी कम है, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी बैलेंस पूरी हो गई, इस पे हाइड्रोजन आ जाएगा, इसकी बैलेंस पूरी है, इसकी पूरी है, इसकी पूरी है, इसकी वैलेंसी पूरी है, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, इसकी वैलेंसी पूरी है। तो इस तरह आप इनके वैलेंसी बना सकते हो। कंप्लीट है। तो ये किस तरह करना है पता चल गया। पहले तो हम क्या लिखेंगे? प्यूरिन वाले लिखेंगे, फिर उसके साथ में अमाइनो जोड़ना है, और यहाँ पर हमें क्या जोड़ना है? 6 परफ्यूरल जोड़ना है। तो ये स्ट्रक्चर हो गई हमारे पास साइटोकाइनिन की। अब हम स्टडी करते हैं कि साइटोकाइनिन है उसके क्या कार्य होते हैं। ओके, तो साइटोकाइनिन है उसका पहला काम तो वही हमें पता चल गया नाम से ही, क्या है? कोशिका विभाजन, ठीक है, यानी सेल डिवीजन को ये बढ़ाने का काम करता है। सेल डिवीजन को बढ़ाने का काम करने वाला हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन हार्मोन है। कंप्लीट है। दूसरा ये क्या करता है? ये जो हमने पढ़ा था ऑक्सिन में, तो वैसा ही काम ये करता है, कोशिका को बड़ा करता है आकार में, जिसको हम कहते हैं कोशिका दीर्घीकरण, सेल एलोंगेशन, यानी जो साइज होती है उसकी सेल की, उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। सेल है उसमें ग्रो कर आएगा, उसकी साइज को बड़ा कर देगा। नेक्स्ट इसके अंदर क्या होता है? ये काम करता है कोशिका विभेदन में सहायता करता है, जिसको हम कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन, उसमें भी ये हेल्प करता है। अब क्वेश्चन बन गया सर ये क्या चीज है? तो देखें, हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारे पास क्या है? एक पत्तियां हैं, पत्ती से हमने कोशिका ले ली, ठीक है। इस कोशिका को हमने पोषक माध्यम के अंदर रख दिया है, फिर पोषक माध्यम में रखते ही क्या हो जाएगा? इसके बहुत सारा कोशिकाओं का गुच्छा बन जाएगा, यानी कोशिका विभाजन करेगी और गुच्छा बना लेगी कोशिकाओं का, और इसका नाम क्या होता है? इसको हम कहते हैं कैलस, ठीक है, कैलस। फिर इस कैलस को क्या करते हैं? एक हार्मोन वाले माध्यम में रखते हैं, हार्मोन युक्त माध्यम में रखते हैं, ठीक है। तो हार्मोन युक्त माध्यम में क्या क्या चीजें काम में ली थी हमने? एक तो था ऑक्सीन, और दूसरा हमने इसमें काम में लिया था साइटोकाइनिन। ऑक्सीन और साइटोकाइनिन इसमें काम में लिए थे। तो जैसे काम में लेते हैं तो इनमें क्या है? पत्तियां निकल जाती है और जड़ें निकल जाती है। तो ऑक्सीन और साइटोकाइनिन क्या है? कोशिका को विभेद कर देते हैं, यानी डिफरेंस कर देते हैं, यानी ये पत्तियां की कुछ सेल बनाएगी, ये स्टेम बनाएगा, ये रूट बनाएगी, ये जाइलम बनाएगा, ये फ्लोएम बनाएगा। इस तरह उनको क्या है? विभेद कर दिया उनमें। तो ये विभाजन में कौन हेल्प करता है? ये हमारे पास साइटोकाइनिन हेल्प करता है। अब देखें, इनका दोनों का अनुपात होता है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमने क्या लिखा है कि जो ऑक्सीन है, ठीक है, ये हमने कम लिया है, प्लस अगर हमने साइटोकाइनिन है, ठीक है, ये ज्यादा ले लिया है, तो इससे क्या होगा? इससे जो पररोह होता है, यानी जो शूट होता है, ये बनता है, यानी जो बीज है उसका ऊपर का भाग, यानी ये हमारे पास कैलस है, बीज नहीं है, कैलस है। तो कैलस में पत्तियां और तना बनेगा, जड़ बहुत कम बनेगी या बनेगी नहीं। उल्टा कर दिया हमने, ऑक्सीन है इसको हमने ज्यादा लिया है, ठीक है, लेकिन साइटोकाइनिन है ये हमने कम ले लिया है। तो उल्टा हो जाएगा, इनमें क्या बनेगी? जड़ें बनेगी, रूट ज्यादा बनेगा, यानी जो कैलस बनेगा उसमें रूट बनेगी ज्यादा, और ये ऊपर का जो सूट भाग है ये कम बनेगा, ठीक है। अगर दोनों हमने इक्वल ले लिया है,
ऑक्सीन प्लस साइटोकाइनिन, ठीक है, ये दोनों हमने इक्वल ले लिया है, तो इसमें हमारे पास सूट और रूट दोनों बराबर बराबर बन जाते हैं, यानी पररोह और जड़ें दोनों इक्वली बनेंगे, बराबर रूप से बनते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों तीनों चीजें याद रखना है। अब देखिए इसमें इतना तो याद रहता है कि एक चीज ज्यादा लेते हैं दूसरा कम लेते हैं, तो कभी पररोह बनता है कभी जड़ें बनती है। तो इसको याद कैसे करें, तो मैंने इसको ऐसे याद किया है, आज, ठीक है, मैंने इसको ऐसे याद किया है, ठीक है। आ का मतलब होता है ऑक्सीन, ठीक है, और फिर ए यानी अधिक, आ का मतलब है यहाँ पर अधिक, और ज यानी जड़। अगर ऑक्सीजन अधिक है, ऑक्सीजन ज्यादा है, तो क्या बनेगी, जड़ बनेगा इसके अंदर, ठीक है, जो पररोह है नहीं बनेगा, उल्टा हो जाएगा। ऑक्सीजन कम है, साइटोकाइनिन ज्यादा है, तो पररोह बनेगा। आप ऐसे कुछ अपना ट्रिक्स बना सकते हो, मैंने तो ये ट्रिक्स बनाया था इसको याद करने का, कंप्लीट है। अब हम इसके नेक्स्ट काम देखते हैं कि ये काम क्या करता है। तो ये जो जीर्णता होती है, जिसको सेंसेस कहते हैं, जीर्णता है, उसको कम कर देता है, विलंबन कर देता है, यानी डिले कर देता है उसको। इसका मतलब क्या है, यानी जो पत्तियां हैं वो क्या है, बड़ी होकर मुरझाने लग जाएगी और पत्तियां गिरना स्टार्ट कर देती है। तो अगर हम साइटोकाइनिन डाल देते तो पत्तियां हैं ये जल्दी मुरझाएगी नहीं, लंबे समय तक टिकी रहेगी, पौधा है लंबे समय तक बूढ़ा नहीं होगा, जवान बना रहेगा। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि ये क्या करता है कि जो एंजाइम्स इनके अंदर, जो प्लांट के अंदर जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन है, जो एंजाइम है, न्यूक्लिक अम्ल जैसे डीएनए है, आरएनए है, इन सभी के अपघटन को, डिसोसिएशन को कम कर देता है, रोक देता है। अगर प्रोटीन है, एंजाइम है, डीएनए, आरएनए, ये सब अपघटित हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं, तो वो फिर बूढ़ा होने लग जाती है, यानी वो जीर्ण हो गई, ठीक है, उनमें। अब ये क्या है, ये जो है साइटोकाइनिन, ये क्या कर देता है, जीर्णता को रोक देगा, इन सभी का अपघटन नहीं होने देगा। इसको क्या इसको कहा जाता है रिचमंड, साइंटिस्ट का नाम था, उनके अकॉर्डिंग रिचमंड लेग इफेक्ट, ठीक है। ये इस तरह रिचमंड लेग इफेक्ट, हिंदी में लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हो, रिचमंड लेग प्रभाव कहा जाता है इसको, कंप्लीट है। तो ये हो गया अपने पास साइटोकाइनिन का कार्य। और एक कार्य इसका इंपॉर्टेंट और है, जिसका नाम होता है, यहां लिख देते हैं, शीर्ष प्रभाविता को ये रोकता है, शीर्ष प्रभाविता को कम करना, ठीक है। यानी ये क्या करता है, ये कर देता है रिड्यूस एपिकल डोरमेंसी। इसका मतलब मैंने आपको बताया था, इसका मतलब ये था कि जो ऑक्सीन है ये क्या करता है, जो मेन तना होता है ना, उसको ज्यादा वृद्धि करवाता है, यानी वो शीर्ष भाग, टिप भाग, उसको ही क्या करने के देगा, वृद्धि करने देगा, ग्रोथ करने देगा। जो साइड से तना निकलते हैं, जो शाखाएं निकलती है, उनको ये बढ़ने नहीं देगा। लेकिन अगर साइटोकाइनिन डाल देते हैं तो साइटोकाइनिन क्या करेगा, ऊपर का जो भाग उसके वृद्धि को रोक देगा, कम कर देगा, और साइड के जो पार्श्व कलिकाएं हैं, ठीक है, लेटरल बर्ड्स जो है, पार्श्व कलिकाएं जो साइड से निकलती है, उनके बढ़ने को ये क्या करेगा, बढ़ाता है, कौन, साइटोकाइनिन। यानी हम साइटोकाइनिन किसी पौधे पर डालकर उसको झाड़ी प्रभाव पर बना सकते हैं, छोटा उसको झाड़ी जैसा बना सकते हैं। जैसे मेहंदी है, उस पर डाल देंगे तो बेल की जैसे नहीं बनेगी, छोटी रह जाएगी, कंप्लीट है। इनके अलावा एक चीज और याद रखना है, एक वर्ड है, इनके अलावा एक शब्द और याद रखना, एक वर्ड है पोमेलिन, ये नाम है, ठीक है। पोमेलिन क्या होता है, ये हमारे पास है साइटोकाइनिन, ठीक है, प्लस उसके साथ में जिबेरेलिन को मिला दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं पोमेलिन। और ये कहाँ काम आता है, ये सेब है, ठीक है, उनको पकाने में और उनके आकार में वृद्धि करने में ही सहायता करता है पोमेलिन। तो इस वीडियो में हम इतना स्टडी करेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। इसमें मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, उसका भी जवाब आपको कमेंट करके देना है, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या आपके स्टूडेंट्स हैं या कोई आपके सहपाठी है, उन सभी को आपको शेयर करना है। धन्यवाद।